हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि यहाँ पर क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ेंगे। क्या क्या टॉपिक होते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स ही कर लिए तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपने ये टॉपिक कर लिए तो आप जो है बोर्ड एग्जाम में जो है 100% पास जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं में से एमसीक्यूज आते हैं, इन्हीं में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। क्लास 12th के ये टॉपिक हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर, ये चैप्टर से है, आपको देखिए चैप्टर 1 में कौन से टॉपिक हैं और चैप्टर 2 में। तो चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए निकाल रखा है कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, यानी पढ़ना ही चाहिए, उसमें से क्वेश्चन आता ही है। ये मतलब गारंटी है कि जैसे कि आप 99% जो है क्वेश्चन आने के चांसेस तो रहते ही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जरूर कर लें और भी कर लें अगर, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो ये वाले टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो जरूर से जरूर कर लें, ताकि आप जो है क्वेश्चन में यानी सॉल्व कर पाएं और आप पास हो जाएं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आय का चक्रीय प्रवाह। तो आय का चक्रीय प्रवाह जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी बता रहा हूँ, माइक्रो का मैं बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा एक बुक का है। तो सबसे पहले देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें से आपको हमेशा क्या करना है, याद कर लेना है, स्टॉक और प्रवाह में जो है अंतर जरूर याद कर लेना। ठीक है, और उसके उदाहरण भी याद कर लेने हैं। तो स्टॉक और प्रवाह और में जो है स्टॉक और प्रवाह में अंतर तो आपको याद कर ही लेना। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि 1 मार्क मतलब जो है 3 मार्क्स का आता है, 3 या 4 नंबर में आ जाता है। स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताइए, और अगर उदाहरण भी पूछ लेगा तो आपका 4 नंबर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूंगा कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आता है और किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक और प्रवाह में अंतर आपको क्या करना है, याद कर लेना है अच्छे से। तो मैं आपको ये सारे टॉपिक भी करा दूंगा, तो आप चिंता ना करें, सारे टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक कर लेने हैं अच्छे से। तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको ये सारी चीज़ें सारे टॉपिक करा दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर नंबर आता है 2, यानी चैप्टर नंबर 2 में क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा चैप्टर 2 है हमारा। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है काफी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपको करने ही करने। अगर आपने ये कर लिए तो आप जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आता ही। अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में अंतर आपको हमेशा जो है अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप जो है लिख कर याद करें या कैसे भी याद करें, आपको जो है ये याद कर लेना है। मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा कि आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर याद कर सकते हैं अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर क्या होता है। उसके बाद आता है साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर। तो अंतर बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चनों में, पता है। अंतर जो है ये आता है 3-3 नंबर और 4-4 नंबर में आ जाते हैं, ज्यादातर 3 नंबर में आता है। और यहाँ पर क्या है, अंतर पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर क्या होता है, साधन आय हस्तांतरण आय में अंतर क्या होता है, और भोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु में अंतर क्या होता है। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं समष्टि अर्थशास्त्र के। हमें दूसरे चैप्टर से जो है आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इनमें से कोई एक आता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिए इनमें से जैसे कि चैप्टर है तो इनमें से क्या आएगा, ये तीनों नहीं आने वाले, तीनों नहीं आएंगे, या ए आएगा या फिर ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। तो तीनों में से यहाँ पर एक क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको जो है तीनों याद करने पड़ेंगे। अब ये नहीं बता सकती कौन सा क्वेश्चन दे दें क्योंकि चेंज होता रहता है। तो आपको मैं बता दिया, तीनों आपने याद करने हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन जो है यहाँ पर चैप्टर 3 से क्या आएगा, राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र के अंतर्गत जो है आपको क्या क्या मिल जाता है, यहाँ पर आता है। मैंने यहाँ पर बताया था आपको किस तरह से जो है ये आपको याद रखना है कि जी आपका ये है ग्रॉस सकल, और डी का मतलब घरेलू, और यहाँ पर पी का मतलब उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। एमपी का मतलब बताया था। तो अगर आपको यहाँ पर इन सब की नॉलेज नहीं है तो
तो आपको मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको जो है इतना विस्तार से, इतना अच्छी तरीके से समझा रखा है ना कि आपको, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप जो है यहाँ पर दोबारा इसको यहाँ पर क्या करेंगे, याद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आप जो है तुरंत कर पाएंगे। कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आ जाए, आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाएंगे बड़ी आसानी से और जल्द से जल्द कर पाएंगे। इस तरीके से आपको मैंने समझा रखा है कैसे चेंज करना है। तो ये काफ़ी आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट ये हो जाता है जब आप करने बैठते हैं, लेकिन मैंने आपको इस तरह से समझा दिया है कि आपको ये सबसे इजी लगेगा। सबसे इजी, मैं कह रहा हूँ ये सबसे आसान ही है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया और वहाँ से समझ लिया तो ये सबसे आसान टॉपिक है, जो आपको ये मुश्किल दिख रहा होगा, लेकिन ये टॉपिक क्या है, सबसे आसान है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो अभी मैं इस सबको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ये मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जो है जा करके वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको कैसे ढूंढना है, यहाँ पर आप चैप्टर 3 वाली वीडियो में जाएंगे, पार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है 1 पार्ट से चेक करना है, तो किसी ना किसी, मतलब शुरू वाले में ही चेक करना है, तो आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा, तो ये वाली चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 4 में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में राष्ट्रीय आय की माप, कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय निकालनी है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि 6 नंबर का आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए 6 नंबर का मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। ये तो आना ही आना है आपका, और कोई आए या ना आए, यहाँ पर ये आए या ना आए, लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये 6 नंबर का, ये तो 100% आपका आना आना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन तो आएगा ही। और आपको यहाँ पर ये आएगा कैसे, मूल्य वृद्धि विधि से गणना कीजिए, आय विधि से, और साथ ही यहाँ पर व्यय विधि से गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो है मूल्य वृद्धि विधि से नहीं आता है, यहाँ पर मूल्य वृद्धि विधि से क्वेश्चन नहीं आता है, ज्यादातर आता है किससे, आय विधि से और व्यय विधि के माध्यम से। आपको जो है एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आय विधि और व्यय विधि दोनों विधि के माध्यम से जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन को अगर दोनों से सॉल्व करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर इसके मिलेंगे, 3 नंबर इसके मिलेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद ये तो आपको कर ही लेनी है 4 चैप्टर में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद है अध्याय 5 में, यानी चैप्टर 5 में जो है मुद्रा वाले चैप्टर में, मनी वाले में चैप्टर में आपका क्या है, ये भी आपका 6 नंबर का आता है। और ये 6 नंबर का जो आएगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए मुद्रा आपूर्ति क्या है ये आपको बताना है, इसके माप आपको याद रखने हैं, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है और M4 क्या होता है, ये सारे आपको इसमें से याद रख लेने हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं हम यहाँ पर अध्याय, इसमें इतना सा ही है, मतलब मनी है, मुद्रा में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको अब देखना है यहाँ पर 6 चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर केंद्रीय बैंक और यानी व्यापारिक बैंक, यहाँ पर जो है इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है केंद्रीय बैंक के कार्य, आपको जो है बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं केंद्रीय बैंक के कार्य, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं। उसके बाद आता है मुद्रा प्राधिकारी, यानी जो मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो चैप्टर 6 है ना, तो वहां पर कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 6 नंबर, 4 नंबर या 3 नंबर में आ सकते हैं। और अगर आपने ये सारे कर लिए तो देखिए मैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसमें जो है 6 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर आपको जो है दिला सकते हैं। देखिए मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा प्राधिकारी क्या होता है, सरकार का बैंकर होता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा रखा है कि केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है मुद्रा प्राधिकारी होता है, ठीक है, और सरकार का बैंकर होता है, बैंकों का बैंकर होता है, और यहाँ पर पर्यवेक्षक भी होता है। उसके बाद आता है मुद्रा पूर्ति और साख नियंत्रण भी होता है, और विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, इसकी चैप्टर 6 की वीडियो में जाकर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, यानी केंद्रीय बैंक के कार्य आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम देखेंगे समग्र मांग और संबंधित अवधारणाएं क्या क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको जो है आंख बंद करके यहाँ पर याद करने हैं 4 टॉपिक, APC, APS, AMPC, MPS। इन चारों में आपको अंतर तो आना ही चाहिए कि अंतर क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, यानी क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक, बेरोजगारी के बारे में, उसके बाद पूर्ण रोजगार के बारे में, पूर्ण रोजगार क्या होता है, इन सब में अंतर आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर टॉपिक तो काफी ज्यादा है, मतलब ज्यादा मैंने टॉपिक नहीं लिए हैं। देखिए चैप्टर से बहुत ही कम या 2 या 3 टॉपिक लिए हैं जो कि आते ही आते हैं, ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने कर लिए तो इतना तो है, आप पास जरूर हो जाएंगे, आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आय निर्धारण के गुणक आता है यहाँ पर। उसके बाद आता है अध्याय 8 में क्या आता है ये देखते हैं, निवेश गुणक की अवधारणा आती है। उसके बाद देखिए के कैसे निकाला जाता है, किस तरह से 3 विधियां होती हैं इसकी के निकालने की, ये आपको याद रखनी है और आपको सीखनी है। उसके बाद देखिए अध्याय 9 में आपको क्या करना, अतिरेक मांग और न्यून मांग आप देखना 6 नंबर का आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अतिरेक मांग और न्यून मांग। तो यहाँ पर अतिरेक मांग क्या है, अतिरेक मांग एवं न्यून मांग के कारण। सबसे पहले अतिरेक मांग के कारण आपको और उपाय याद रखने हैं। ठीक है, कारण और उपाय याद रखने हैं, और न्यून मांग के भी कारण और आपको उपाय ही याद रखने हैं। बस ये दोनों टॉपिक कर लीजिए, बस आपके 6 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 10वां चैप्टर में क्या आता है, यहाँ पर आता है सरकारी बजट और यहाँ पर अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था आता है। तो सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था में क्या है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें आता है राजस्व प्राप्ति, ये भी 6 नंबर का आता है। तो मैंने आपको बता भी रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर जो है कितने नंबर, मतलब कौन सा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए चैप्टर हो सकता है ये कम का हो, चैप्टर की वेटेज जो है कम हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक की वेटेज कम नहीं हो सकती है। अगर इनमें से आता है तो 6 नंबर का ही आता है। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। राजस्व प्राप्ति, यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति, और उसके बाद राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इनमें अंतर आ सकता है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। तो मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से समझा रखा है, इन चारों में अंतर बता रखा है, चारों की परिभाषाएं, चारों को एक एक जो है अलग अलग करके समझा रखा है। तो सारी चीजें आपको मैंने समझा रखी हैं, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। क्विक आपको मैंने यहाँ पर जो है चैप्टर में भी समझा रखा है, साथ ही जो है क्विक रिवीजन जो सीरीज थी उसमें भी आपको मैंने ये करा रखा है। तो आप दोनों जगह से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 11वें चैप्टर में क्या आता है, विदेशी विनिमय दर में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर मुद्रा मूल्य एवं मुद्रा के मूल्य में वृद्धि अंतर। तो मुद्रा मूल्य आएगा और इसके मुद्रा के मूल्य वृद्धि में जो है अंतर आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है तो आप पेपर को उठाकर देख लीजिए। इसीलिए मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में आपको पेपर दिखाया था किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप पेपर को उठाकर देख लीजिए, ज्यादातर टॉपिक को मैच करके देख लीजिए कौन से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी मेहनत करके जो है ये निकाला है, ये आपको जो है लिखा है और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर जो है 11 चैप्टर में जो है अवमूल्यन आता है और मूल्य ह्रास में अंतर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हो सकता है कुछ 1-2 इधर उधर हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्यादातर जो चांसेस होते हैं इन्हीं के अंदर में से आता है। तो अगर आपने ये कर लिए सारे टॉपिक, तो आप जो है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा और ये सारे टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए, तो आप जो है आराम से पास हो सकते हैं। पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। स्थिर विनिमय दर और यहाँ पर नम्य विनिमय दर प्रणाली आप में अंतर आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपको ये अच्छे से करने पड़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर भुगतान शेष में देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पर व्यापार शेष आता है BOT और भुगतान शेष आता है BOP। इसमें आपको अंतर बताना होगा। देखिए अंतर से क्या होता है, अंतर से देखिए आपकी नॉलेज डबल आपकी चेक की जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यापार शेष के बारे में पूछता तो अगर आपने व्यापार शेष पढ़ा है तो आप बता देते, और भुगतान शेष पढ़ा है तो आप बता देते, लेकिन आपने यहाँ पर अंतर पूछ लिया। मतलब अगर आपको दोनों की नॉलेज होगी तभी आप यहाँ पर अंतर कर पाएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, एक की भी अगर नॉलेज है, एक की नॉलेज है एक की नहीं है, तो आप इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो इस तरह से आपकी जो है अंतर आप याद रखें, अंतर आपको याद करना है। अगर आप इस सिंगल भी आ सकता है, अगर आपने अंतर याद कर रखा है दोनों में तो आपकी दोनों की नॉलेज है। तो अगर आपको एक भी आता है तो आप एक आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है एक वाले पॉइंट लिख दीजिए, जैसे कि व्यापार शेष में जो पॉइंट आपको लिखने थे वो व्यापार शेष में लिख दीजिए। अब भुगतान शेष आया ही नहीं, उसे आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अंतर में आपकी नॉलेज डबल चेक हो जाती है। तो चालू खाता और पूंजीगत खाते में अंतर क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर स्वायत्त मदें और समायोजित मदें क्या होती है, इसमें अंतर क्या होता है। तो ये सारी चीजें, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी बताया है, आपको माइक्रो का भी बता दूंगा, और फिर उसके बाद क्लास 11th की भी बता दूंगा। सारी चीजें जो कि है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा,
उसमें मुझे बनाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बुक में, हमें जो ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपके लिए बना दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैं कराऊंगा, जिससे कि आप अगर ये टॉपिक कर लेंगे तो आप आसानी से पास हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।